नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोटबंदी का 1 साल पूरा होने वाला है और सरकार के फैसले पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने किसी और को नहीं बल्कि अर्थशास्त्री कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उतारा है। मनमोहन ने कांग्रेस की लाइन के मुताबिक नोटबंदी को संगठित लूट बताया। ये वही मनमोहन सिंह है जिनके प्रधानमंत्री रहते देश में 2G, कोयला और कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हुए और देश की अरबों खरबों की संपत्ति लूटी गई। मनमोहन यही नहीं रुके बल्कि ये भी पूछ बैठे कि किसके कहने पर पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया, जैसे वो ये बताना चाह रहे हो कि मैं तो हर फैसला पूछ कर लेता था। नोटबंदी पर मनमोहन खूब बोले, लेकिन जब उनसे 13 साल पहले सोनिया गांधी की एक चिट्ठी के बारे में पूछा गया तो वो चुप हो गए, मौन। कह दिया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे, नोटबंदी पर चोट तो तेजपाल पर मौन क्यों है मनमोहन? क्या मनमोहन को मुखौटा बनाकर सोनिया ने लोकतंत्र का गला घोटा है? क्या सोनिया के कंट्रोल से फेल हुए अर्थशास्त्री पीएम? क्या मनमोहन का मकसद सोनिया सेवा है? और सवाल तो यह भी है कि क्या सोनिया गांधी से पूछकर नोटबंदी का फैसला लेते मोदी? लेकिन ताल ठोक के बहस की शुरुआत से पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। Their primary object is to serve the family, and our primary object is to serve the nation. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को एक चिट्ठी लिखी थी, निजी कंपनी को जांच से प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। क्या आपको इस चिट्ठी की जानकारी थी जो सोनिया गांधी ने 2004 में पी चिदम्बरम को लिखी थी? I am not able to comment on something about which I don't know anything. If the government believes anything is wrongly been done, the government has every means and every instrument at its disposal to do whatever it likes. मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं, उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहां बैठा करते थे। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवालें उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें। Demonetization has proved to be mere bluster to reap political dividends, while the real offenders have escaped. I repeat, as I stated in Parliament, this was organized loot and legalized plunder. नोटबंदी हुआ, साथ साथ 100 लोग भी मरे। एक्सीडेंट में होता तो कंडोलेंस मैसेज तो होता, एक कंडोलेंस मैसेज नहीं। नौकरी आप दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि नौकरियां छीना गया क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे लोगों। कांग्रेस आर्थिक मोर्चे पर हमारे खिलाफ कुप्रचार कर रही है, जिस कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई भारत में डबल डिजिट रही है। यदि वो उनको लगता है कि जीएसटी का जो विषय है, जो कदम उठाया गया है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो सुझाव दें ना।
और दाल ठोक के सवाल पूछने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने और जवाब देने के लिए गौरव भाटिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। भाटिया साहब स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर से विधायक भी रह चुके हैं। प्रताप सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव वल्लभ साहब, प्रोफेसर वल्लभ अर्थशास्त्री है, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक है। आपका भी सर स्वागत है। डॉक्टर आलोक, अजय आलोक साहब प्रवक्ता है जेडीयू के और पेशे से डॉक्टर हैं। सर स्वागत है आपका। स्मिता प्रकाश, समाचार एजेंसी एएनआई की एडिटर है, करीब 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, कई विदेशी न्यूज चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग की है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय अग्रवाल साहब सुप्रीम कोर्ट में वकील है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू में आप सबको 1.5 मिनट का मौका दिया जाएगा और इसीलिए सवाल अखिलेश प्रताप सिंह साहब आपसे है। कांग्रेस कब तक प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं मनमोहन सिंह साहब को ऐसे इस्तेमाल करती रहेगी? 2004 में वो चिट्ठी आपने भी पढ़ ली होगी, मुझे पूरा यकीन है। किसी के लिए काम नहीं करना है तो आप इस्तेमाल कीजिए, किसी के लिए कुछ कहना है तो आप मनमोहन सिंह का इस्तेमाल कीजिए। और फिर उनका ये कहना कि किससे पूछ के प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाया है। साहब पीएम किसी से पूछेंगे क्या? किससे पूछने, क्या मतलब है? उनको आदत होगी पूछने की। देखिए मैं बोलना शुरू करूं? बिल्कुल, 1.5 मिनट। देखिए ये तड़पड़ाहट छटपटाहट बता रही है, ये तड़पड़ाहट और छटपटाहट बता रही है कि कितनी परेशान है बीजेपी। 4 सालों से बीजेपी हुकूमत में है, उसके पास सत्ता है, जो चाहे जिस चिट्ठी पे जिस चीज़ पे चाहे कार्रवाई क्यों नहीं करती है। रोका किसने है? पूरे देश का कबाड़ा कर दिया, लोग सैकड़ों लोग मर गए, इकोनॉमी बिठा के हालत ख़राब कर दी। कहा कि हम ब्लैक मनी और ब्लैक मनी वालों पे चोट करेंगे और सारा सहूलियतें ब्लैक मनी वालों को कर दी। 3 बार नियम बनाया कि तुम ब्लैक मनी लाके जमा करो, हम आपको नाम तक नहीं बताएंगे, गोपनीय रखेंगे, उसको वाइड कर देंगे इतने पैसे काट करके। जितने लोग थे सब मोदी जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, वो अपना वाइड करा ले गए। हर गरीब किसान मजदूर देश का जो भी कारोबारी था वो बर्बाद हो गया और ये खुशी का दिवस मना रहे हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हो कि अच्छा कदम था। उसी समय मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2% जीडीपी गिरेगी और उतनी गिरी। करना क्या चाहते हैं? फिर कहा कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ना चाहते हैं, उसमें भी फ्लॉप हुए टोटली। फिर कहा कि हम डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें भी टोटली फ्लॉप हुए। सिर्फ एक रोमांच के लिए, चीज़ों को डाइवर्जन के लिए इतना बड़ा फैसला जो देश के अगर इतनी हमारी अर्थव्यवस्था। सर आपका टाइम पूरा हो गया है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, मेरा सवाल तो बहुत ही सीधा सवाल था कि हमने प्रधानमंत्री जो उस वक्त रहे हैं मनमोहन सिंह, उनके ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठाया है। सवाल कांग्रेस पर उठाया कि कब तक उनको ऐसे इस्तेमाल करती रहेगी। आपको अगर रिबट करना है, रिबटल देना है तो पॉइंट दर पॉइंट दीजिए ना। प्रधानमंत्री के लिए एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि किससे पूछकर ये फैसला लिया, क्या मतलब है इसका? गौरव भाटिया साहब। रूबिका जी देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि ये ऐसा कौन सा फैसला ले लिया साहब कि साल पूरा होने के बावजूद अब तक आप उसके मेरिट्स नहीं गिना पाए हैं? रूबिका जी चलिए शुरुआत जो है, मैं कुछ प्रॉब्लम सर, टेक्निकल प्रॉब्लम, आपका वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है हमसे, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हम रुकते हैं, ये 1.5 मिनट किसी और वक्ता को दे देते हैं और उसके बाद प्रोफेसर वल्लभ क्यों ना मैं आपके पास आऊं। बिल्कुल। मुझे ये बताइए सर कि ये डीमोनेटाइजेशन शाप साबित हुआ है इस कंट्री के लिए या फिर ये एक बहुत शानदार कदम था? देखिए मैं आपको शुरुआत से 2-3 चीजें बताता हूं बड़े छोटे रूप में। जब डीमोनेटाइजेशन से पहले हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 17.5 लाख करोड़ की करेंसी प्रचलन में थी और आज वो हो गई लगभग 14.5-15 लाख करोड़ की प्रचलन में। तो ये 2-2.5 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी से बाहर निकला है जो करेंसी के रूप में प्रचलन में नहीं है। तो ये क्या था? पहली बात तो निश्चित रूप में इसमें एक बड़ी मात्रा में जो होल्डिंग करते थे लोग काले धन की, वो आज इकोनॉमी में नहीं है। दूसरी बात
कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी और कैश टू जीडीपी रेशियो था वो कैश टू जीडीपी कोई भी विकसित देश से ज्यादा था, मतलब जीडीपी की साइज के मुकाबले कैश प्रचलन में ज्यादा था, तो वो कम हो रहा। उसके कम होने से क्या हो रहा है कि बैंकों में जो वो कैश पहले लोगों के घर की बोरियों में रहता था वो बैंक को खाते में आ गया, और वो बैंक के खाते में आने से ब्याज दरें निरंतर रूप से कम हो रही है। वो ब्याज दरें निरंतर कम होने से जो कॉरपोरेट के लिए जो प्रोजेक्ट पहले अनवायबल होता था वो आज वायबल हो गया। ये बड़ी दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन का एक और सबसे बड़ा इफेक्ट आया है, जो कि आप कोई भी रिसर्च में देख लीजिए कि हम बोलते हैं कि भाई सारा पैसा वापस आ गया। भाई सारा पैसा वापस आने से डिमोनेटाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके बैंक खाते में पैसा जमा होने से ये नहीं हुआ कि वो जो काला धन था वो सफेद धन हो गया। अब डिमोनेटाइजेशन की परीक्षा डिमोनेटाइजेशन के बाद चालू हो रही है, अब शुरू हो रही है। गौरव भाटिया, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। नए नोट की छपाई की लागत दोगुनी हुई, लोगों के पास नकदी की कमी है, अभी भी गांव में नकदी की दिक्कत हो रही है। रूबिका जी, देखिए सबसे पहले क्या लाभ हुआ मैं बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मल इकोनॉमी थी, अभी इस मुझसे पहले भी वक्ता कुछ लाभ बता रहे थे, उसका क्रिएशन हुआ। जो लोग घोटाले करके कैश अपने दफ्तरों में रखते थे उनको मजबूरन बैंक में जमा कराना पड़ा, और ये कुछ आंकड़े हैं जो स्पष्ट कर देंगे कि क्या लाभ हुआ। 18 लाख ऐसे अकाउंट हैं जिनकी स्क्रूटनी अभी चल रही है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए जो कैश में डिपॉजिट हुए, जिस पे इससे पहले कोई विवेचना नहीं हो सकती थी, अब इस पे विवेचना चल रही है और इससे भी काला धन पकड़ा जाएगा। इसके बाद करीब 29,213 करोड़ रुपए अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्ट हुई और एडमिट की गई। 16,000 करोड़ रुपए आया ही नहीं बैंक में, यह भी लाभ हुआ सरकार का। टैक्स ब्रैकेट 56 लाख नए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स बने डीमोनेटाइजेशन की वजह से। ये कुछ लाभ हैं जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुए, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस का हाल देखिए कि उनके लिए डीमोनेटाइजेशन का जो ये निर्णय था ये वाकई काला दिन है। जो हजारों करोड़ रुपए की लूट उन्होंने मचाई, आज वो घबराए हुए भूल नहीं पा रहे नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले को। और मनमोहन सिंह जी जो 2G, कोलगेट, ऑगस्टा वेस्टलैंड पे चुप्पी साधे रहते हैं, आज उनको कांग्रेस सामने कर देती है। मजबूरी देखिए आप कांग्रेस की। क्या ये नहीं दर्शाता कि नोटबंदी का ठीक है सर, आपका टाइम अप हो गया। स्मिता प्रकाश, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। प्लीज, मेरे दर्शक ये सच में समझना चाहेंगे, जी न्यूज के दर्शक, कि एक पूर्व पीएम जब ये कहता है कि पीएम ने ये क्या सोचकर फैसला लिया और किससे पूछकर फैसला लिया, तो फौरन आपके जहन में वो चीजें चलने लग जाती है। और खासकर वो कल का लेटर याद आ जाता है जब सोनिया गांधी पी चिदम्बरम को एक लेटर लिखती है और ये कहती है प्रायोरिटी बेसिस पर इस केस को देखा जाए, और हफ्ते भर के अंदर ग्लोबल फोर्स के खिलाफ जो जांच हो रही थी वो रुक जाती है। कुल मिलाकर सवाल तो यही था कि क्या मनमोहन सिंह को फर्स्ट ग्लोबल मनमोहन सिंह को सेंटर में रखकर सोनिया गांधी लोकतंत्र का गला नहीं घोट रही थी? देखिए, आप नोटबंदी के ऊपर पूछ रही थी, लेकिन अगर आप सिर्फ सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बारे में जो उस टाइम इक्वेशन था उसके बारे में अगर पूछ रही है तो हाँ, मनमोहन सिंह जो है वो करीब करीब हर बड़े फैसले के लिए सोनिया गांधी से पूछकर फैसला लेते थे। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं किससे पूछकर फैसला ले रहे हैं, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में पूछ रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। तो जब इतना बड़ा फैसला लिया जाता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे टेक देम इन कॉन्फिडेंस। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब न्यूक्लियर डील के बारे में फैसला लिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर फैसला लिया और वो अड़े रहे जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके हक में नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस फैसले पर अड़ा रहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, और उस पर सोनिया गांधी के साथ उनकी काफी अनबन रही, और लेकिन वो अड़े रहे। इसी मामले में अगर आप देखें डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला था,
प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। वो कुछ लोग थे जिनको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने ये कदम लिया। तो कभी कभी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो ऐसे फैसले लेते हैं, सही या गलत वो आगे हिस्ट्री प्रूव करती है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया कि नहीं। जैसे इंदिरा गांधी ने फैसला लिया था इमरजेंसी का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछकर नहीं लिया, उन्होंने फैसला ले लिया। इसी तरह डीमोनेटाइजेशन भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का। ठीक है मैम, मैं आखिरी सेंटेंस आपका नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, दोनों चीजें बहुत हम साथ में लेकर इसलिए चलना चाहेंगे क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री है जिनके रहते 2G हुआ, जिनके रहते CWG हुआ, हमें कोल स्कैम हुआ, हमें ये सारी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। और ऐसे में वो ये कहे कि ये ब्लैक डे है, कौन पूछकर ऐसे फैसले ले सकता है? रूबिका जी, मुझे ये बताइए कि जो लोग नोटबंदी के विरोध में थे वो स्वाभाविक है ना कि वो तो ब्लैक डे कहेंगे, सोना डे तो कहेंगे नहीं, इसको काला दिन ही कहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक उनका बहुत नुकसान हो गया ना। अब आप उनको ब्लैक डे भी बनाने नहीं देंगी तो ये तो उनके साथ ज्यादती होगी। एक दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे वो कांग्रेस के लिए साइलेंट चंदन थे, जिसके चारों तरफ खूब सारे कोबरा लिपटे हुए हैं, और जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है उस चंदन को घिस लिया जाता है और उसका फिर से नहा धो के उसको रख दिया जाता है पूजा घर में कि जब जरूरत पड़ेगी फिर निकालेंगे। चाहे वो 1991 का दौर हो, चाहे वो 2004 से 14 का दौर हो, चाहे वो आज का दौर हो। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपनी ये भूमिका के बारे में स्पष्टता पता है, तभी आज उन्होंने फिर से इसको ऑर्गेनाइज लूट कहा, जबकि इस ऑर्गेनाइज लूट कहने पे संसद में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को पूरी ऑर्गेनाइज लूट की कहानी बताई थी। ऑर्गेनाइज लूट वो होता है जो कि 2G, 3G, 4G एक प्रधानमंत्री के संरक्षण में हुआ। ऑर्गेनाइज लूट वो होता है जब डी राजा के ऑब्लिक होने पर मनमोहन सिंह के खुद कहने थे कि यू हैव कंपल्शन ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, उसको ऑर्गेनाइज लूट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज नोटबंदी के जितने फायदे थे आपके अर्थशास्त्री गिना चुके हैं, देश देख चुका है। और एक नोटबंदी से पूरा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कांग्रेस के अपने मित्र को बता दूं कि एक प्रयास था, एक कदम था। ऐसे बहुत सारे कदम, जैसे उन्होंने कहा कि नोटबंदी की परीक्षा अब शुरू होनी है तो वो अब शुरू होगी। आधार को लिंक होने दीजिए बैंक अकाउंट से, जितने। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिसके लिए सबसे दुख का दिन है, जिसका जितना नुकसान हुआ है, वही इसे ब्लैक डे के तौर पर। अखिलेश जी जवाब दीजिएगा, लेकिन अजय अग्रवाल साहब आपका टेक इस पर 1.5 मिनट आपके। देखिए जो भी आज मैंने जैसे श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ एक कंप्लेंट पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दी है, और जिस प्रकार से इन्होंने वो पत्र लिखा था पी चिदम्बरम को, और उसमें उन्होंने जो फर्स्ट ग्लोबल कंपनी थी जिनके ऊपर आरोप था कि विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आया और वो देश की चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए था, उसके ऊपर जो जांच चल रही थी उसको स्कटल किया, उसको रोक दिया गया, पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया सोनिया गांधी के इस लेटर के ऊपर। तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये लगातार इस प्रकार की चीज़ें, करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस हैं, चाहे 2G हो, चाहे कोल हो, बोफोर्स हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड हो, और कितने ही आरोप इन लोगों के ऊपर हैं। अब ये डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अगर बात करते हैं तो डीमोनेटाइजेशन तो देश को जो भी ब्लैक मनी था वो जो अंदर बक्सों में बंद पड़ा था जहाँ इधर उधर, और जो चैनल में नहीं था, कहीं भी प्रोडक्टिव चैनल्स में नहीं था, वो एक तो सारा बाहर आ गया। वो पैसा कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव चैनल्स में आ गया, चाहे बैंक में आ गया, वो पैसा ब्लैक ना रह के वाइट हो गया और देश की इकोनॉमी में आ गया, जो देश की इकोनॉमी के बाहर था। अब कांग्रेस के हमारे मित्र कुछ भी कहते रहे, परंतु ये एक बहुत बड़ा कदम था, एक रेडिकल डिसीजन था सरकार का, और जिससे कि सारे देश की जनता ने सराहा, आम जनता ने सराहा, और उसके बाद जो जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से जीती है। ठीक है सर, अब मैं ये डिबेट ओपन कर रही हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह साहब आप जवाब दीजिए। जवाब ये है कि नोटबंदी पर तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बोल देते हैं, लेकिन तेजपाल पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं जब वो प्रधानमंत्री थे और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया गांधी एक लेटर लिखती है पी चिदम्बरम को, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर पी चिदम्बरम इस लेटर पर कार्रवाई करते हैं और उस कंपनी के खिलाफ जांच बंद कर देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अरे तो सिंगल स्टैंडर्ड की सरकार आ गई है, वो
कार्रवाई कर देना, रोका किसने? अब क्यों बिलाप कर रहे हैं? अब दूसरा, अब तो अपने हाथ में सब कुछ है। देखिए, हमें छोड़ के यहाँ हर कोई नोटबंदी मतलब आप ये मान रहे प्रभावित हैं और कि ये जो चिट्ठी लिखी थी उसके गुणगान, प्लीज रुकिए हम मान नहीं रहे, आप मान रही हैं। नहीं, आप मान रही हैं क्योंकि आपकी सत्ता है, अभी भी आप अतीत को कोस रही हैं। नहीं, आपके पास सत्ता है, अभी भी आप अतीत को कोस रहे हैं। कैसा हुआ? कार्रवाई करिए। जब देखिए, जब आप कार्रवाई का अधिकार आपके पास है, कार्रवाई का अधिकार आपके पास है, कार्रवाई करें जो कर सकते हो। वो बातें बंद करिए की बातें जो वो कर रही थी, पास वो असल में सिर्फ आप बोले, एक ही बोलेगा, पहले आप बोलने फिर मैं मुझे पहले जवाब दीजिए आप। हाँ, बोलने पहले आप। मैंने जवाब दिया, जिसको अगर कोई गलत लगता है तो सत्ता है जिसके पास, वो रोना न रोवे, वो कार्रवाई करे। आपको ये गलत नहीं लगता? दूसरी बात, यहाँ हर कोई प्रसन्न है। आपको ये गलत नहीं बड़ा लगता? अच्छा, प्लीज अब बोले दिए, हो गया आपका जवाब, हो गया जवाब हो गया। नहीं जवाब नहीं हुआ ना सर, जवाब मेरा ये है। आप मुझे ये बताइए अखिलेश जी, आपको लगता है ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या बता ही रहा हूं, अरे गलत हुआ तो कार्रवाई करो ना। हम क्या बताएं, सरकार तुम्हारे पास है, जो जाओ नापो तौलो, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अभी हमसे पूछोगे, इसी सवाल को मैं अभी भी विपक्ष देगी। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग पॉलिटिक्स करेंगे और यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। मेरी बात होने दो ना। नहीं सर, मैं इस लेटर पर हूँ, रुक जाइए एक सेकंड। गौरव भाटिया साहब, इस पर आप एक्शन लेंगे? हाँ प्लीज बताइए। गौरव भाटिया क्या? अखिलेश प्रताप सिंह तो चैलेंज कर रहे हैं कि गलत है, तो जाइए भाई कोर्ट में। भाटिया नहीं, देखिए, जब कांग्रेस से, सुन लीजिए अखिलेश जी, चिल्लाइए मत पहले। देखिए, चरित्रहीन पार्टी है कांग्रेस, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही जवाब देंगे। लेकिन दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि किस तरह का अवैध एक पत्र लिखा है सोनिया गांधी जी ने। पहली बात, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन थी। चुप हो जाइए अखिलेश जी, ये सब मत करिए, मत, अशोभनीय है। आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति और बीच में बोलता रहता है। अभी आप तूतू मैं की बहस चाहते हैं क्या? अच्छा बताइए अखिलेश जी, आपने 10 साल तक इस चिट्ठी को कहां दबा के रखा था? देश की जनता को सत्ता में हो दबा कर रखा था। अब तो सामने आ गई है ना चिट्ठी, अब इस पर जवाब दीजिए। और अगर जवाब नहीं दे सकते तो ऐसा कीजिए, मेरे नाम पर जी न्यूज पर एक चिट्ठी लिख दीजिए ताल ठोक के, और बता दीजिए। क्या अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? हाँ भाटिया साहब। बिल्कुल। देखिए रूबिका जी, इसमें क्या गलत है? सबसे पहले तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वो चेयरपर्सन थी, उनका कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आईटी, ईडी, सीबीआई, जो कि पत्र कहता है तरुण तेजपाल और तेहलका का कि अपना कार्य कर रही थी और सख्त कार्रवाई कर रही थी, उसमें सोनिया गांधी जी क्या कहती हैं? इंश्योर कर लीजिए जल्द से ठीक हो जाए। दूसरी बात, पी चिदम्बरम ने ओथ ऑफ सीक्रेसी, इसकी शपथ ली। उस शपथ को उन्होंने कैसे वायलेट करके सोनिया गांधी जी को बता दिया? क्योंकि सोनिया गांधी का पत्र कहता है कि मुझे जानकारी है कि इसमें हाई लेवल बैठक हुई है, उनकी आप मदद करिए। तीसरी बात, आप देखिए कि तहलका कंपनी का हौसला कितना बुलंद था यूपीए सरकार में। वो कहती है जो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब ईमानदार होना पाप हो गया था यूपीए सरकार में। और आखिरी बात, वो तहलका के फाउंडर कहते हैं कि हमें कॉम्पनसेट करे सरकार। अरे शर्म आनी चाहिए आज आपको कि मनमोहन सिंह जी डीमोनेटाइजेशन पे तो बोल सकते हैं, लेकिन पूरा देश आज इंतजार कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा कैसे हो गया? और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। किस तरह का प्रधानमंत्री देश को आपने दिया था, यही दुख की बात है। अब मैं जवाब लेती हूँ, बताइए अखिलेश जी, 10 सेकंड में मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। लोग यहाँ पर बाकायदा, आप देखिए ट्विटर पर, आप कहेंगे ट्विटर पर तो भाई जो बीजेपी के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन आपको जनता का सम्मान करना चाहिए। मैं पहले से ही, ये तो आप कह सकते हैं मेरा पूर्वाग्रह था, लेकिन ठीक है आप सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मनमोहन को आदत थी सोनिया जी से पूछकर फैसला लेने की, इसीलिए मोदी जी को बोल रहे हैं किससे पूछकर फैसला लिए। ये शिव गोपाल गुप्ता साहब लिख रहे हैं। अरे भाई सोनिया जी कांग्रेस में है। अरे कहाँ करें हम जवाब दें? चलिए वो उसका 1 घंटे का अलग बुलेटिन बना लीजिएगा। अलग वालों का 1 घंटे का अलग बुलेटिन बना लीजिएगा। अगर ऐसा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है? बना लीजिएगा। चलिए हम जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दें। कांग्रेस किस तरह से जवाब दीजिए ना, हम जवाब दे रहे हैं। हमारे पे वही तमाम ट्विटर पे आ रहा है, हम भी पढ़ सकते हैं। हम अपेक्षा करते हैं
जिस तरह से जिस तरह से भाटिया को आपने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, हमें भी डिस्टर्ब न करेंगे। देखिए सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है कि बंगारू लक्ष्मण के कांड का किस तरह से बदला लिया था। तहलका के पत्रकारों के साथ बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना यह है कि सारे लोग यहाँ जितने बैठे हैं चैनल और पैनल पे, प्लीज मुझे बोलने दो भाई, या आप ही बोलो ना, फिर हमें क्यों बोल रहे हो? आपको तो डिस्टर्ब किया, हमें बोलने दो ना। कोई चीज तो है नहीं सर, नहीं क्रॉस क्वेश्चन उनके लिए तो चुप रहे। और पी चिदम्बरम को उस केस का निपटारा करने के लिए कहा जा रहा है, ये छोटी चीज है क्या सर? अरे फांसी पर चढ़ाओ ना, किसने रोका? यहाँ क्यों रो रहे हो? किस बात का गुरूर है? गिलाफ कर रहे हो? जाओ सकता है फांसी चढ़ाओ भाई, फांसी पर चला। अरे जाओ ना, मैं वही कह रहा हूँ, इसी बात का गुरूर है। लॉयर बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे रो रहे हो। सुनिए जरा उनसे। अजय अग्रवाल, और सुनिए, आगे सुनिए। अजय अग्रवाल, सुना आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह? तो चढ़ा दो ना फांसी पर हमको। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अखिलेश जी बस 20 मिनट दीजिए मुझे, 1 सेकंड। देखिए ऐसा है, सॉरी 20 सेकंड दीजिए। देखिए ऐसा है लॉ, कानून अपना समय लेता है और इस पे जरूर कार्रवाई होगी। ये पत्र अभी संज्ञान में आया है, ये जनता के बीच में देश के सामने अभी आया है, जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया है, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने सीधे सीधे एक प्रकार का आदेश दिया है पी चिदम्बरम को, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ये कोई पत्र जो है, ये कोई पत्र निवेदन वाला पत्र नहीं है, ये इसकी आदेशात्मक इसकी लैंग्वेज है। और उन्होंने अपनी जो मिसयूज किया ऑफिशियल मशीनरी का, इसमें इसके खिलाफ पत्र पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसका डर है आपको? आपको किसका डर है? कितने डरे हुए हैं, कितने डरे हुए हो? एक मंत्री अचानक काम करने लगता है और पीसीआर के खिलाफ लगेगा और ये अभी कंप्लेंट दी गई है। ये अगर इसी तरह की बहस करानी है तो इतने सारे हो, एक हमें क्यों बुलाया, एक और भाजपा को बुला लेते, आपस में बात करते रहते, अच्छे से बात भी हो जाती। क्या जरूरत है? जब आप सच्चाई से भागने लगते हैं तब आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं। आप मुझे जितना सेकंड दे, बोर हो गई हूं सर, सीरियसली मैं बहुत बोर हो गई हूं। जितना समय बोलने दें उतना मुझे डिस्टर्ब ना करें। हमारा पत्र है, ये सोनिया गांधी का पत्र है। ये नहीं, आपको जो होता हो हमें एतराज नहीं है, हमें अगर आप बुलाई हैं तो हमें बोलने का जितना समय दो आप, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो, उतना समय दे दो बस। ठीक है अखिलेश जी, हमें बोले, हम बोले। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपको मौका देती हूँ, 1 सेकंड। मैं 2 बात सिर्फ कहूँगा। 1 सेकंड अखिलेश जी, 1 सेकंड सुनिए मुझे 30 सेकंड प्लीज सुनो अखिलेश जी। मैं बोल लूँ फिर बोलना रुक जाओ, सवाल पूरा नहीं, जवाब पूरा नहीं हुआ। हाँ बताइए। 1 सेकंड मुझे बोल लेने दो ना। इतना सब कुछ अच्छा है तो 15 लाख खाते में क्यों नहीं आया अभी तक? चैनल और पैनल सारे लोग खुश हैं इस कदम से। 15 लाख तो आ जाने चाहिए थे काले धन का। दूसरा बात, सिर्फ शाहजादे और अजीत सौर का ही धंधा क्यों चटका? तीसरी बात, पनामा और पैराडाइज के लोग ब्रांड एम्बेसडर क्यों हैं? अभी तो पैराडाइज में हमारे कथाकथित पैराडाइज में तो हमारे मालिक, इस चैनल के मालिक का भी नाम आ गया है। आपका बस चले तो सोनिया गांधी के ऐसे न जाने कितने लेटर होंगे। आप सीधा सीधा ये बोले जैसे हम सोनिया गांधी की मानते हैं, रूबिका लियाकत आप भी मान लीजिए। जो सत्ता में बैठा है जवाबदेही उसकी है, और कहीं जेब में डाल दीजिए। आपका बस चले तो आप यही करें। अभी लेटर पर आप जवाब नहीं देंगे, अभी लेटर पर आप जवाब, इसमें what do you make out of it? What do you make out of it? सत्ता में जो बैठा है जवाबदेही उसकी है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों की आवाज मैं कम कर रही हूँ, मुझे स्मिता जी की राय चाहिए। हाँ स्मिता जी। कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी चिदम्बरम को या मनमोहन सिंह को कि आप जो तहलका पर तहकीकात है उसको नजरअंदाज कर दीजिए, या फिर व्हाटएवर शी सेड। द पॉइंट इज कि सब जानते हैं कि जो सोनिया गांधी कहती थी चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक
किसी को भेज देती, वो हो जाता काम। द पॉइंट व्हाट आई वांट टू वंडर इज कि ये चिट्ठी लीक किसने की, इससे फायदा किसको होगा? क्योंकि सोनिया गांधी जो है अब वो तकरीबन नाक के बराबर है राजनीति में, और तहलका जो है वो भी अब नाक के बराबर ही है पत्रकारिता में। तो ये इससे फायदा किसको होगा? कौन है कांग्रेस में जो अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि ये लीक जो है कांग्रेस पार्टी में ही हुई है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर चुका था वो उसी ने लीक किया है और जया जेटली को दिया है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी में कौन है जो अब चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके साथ हो? आपने जो अभी तस्वीर लगाई घर का भेदी शक है कि इन्होंने ही लीक किया। जो आपका काम मुश्किल कर रहा है, जो कांग्रेस का काम मुश्किल कर रहा है, ये कौन है घर का भेदी? कोई और आप अभी कह रहे थे मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। आपत्तिजनक चीज है, न कोई ऐसी बात है। देखिए, हमारी चिंता मत करिए, आज चिंता करिए माननीय मोदी जी ने देश को जो बर्बाद कर रखा, जिसपे हम लोग बहस कर रहे हैं और उस बर्बादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। चिंता उस पे करिए, बात उस पे करिए, समझे? फैमिली रन नहीं है वहां, डेमोक्रेसी थी। फैमिली रन नहीं है, हिटलर शाही रन है। यहाँ हिटलर शाही रन है। अपने कैबिनेट तक से नहीं पता पूछा जाता है, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती, उनको मेरी जानकारी नहीं होती है, और एक व्यक्ति निर्णय करता है और सिर्फ झूठ बोलता है और सिर्फ अपने एडवेंचर के लिए काम करता है। ये सबको पता है, ये सबको पता है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे कट पेस्ट और फोटोशॉप करके न्यूज दिखाई जाती है, और कैसे फोटोशॉप करके न्यूज चलाई जाती है, और कैसे न्यूज के माध्यम से। अखिलेश जी, जवाब नहीं है ना आपके पास। मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छे से पता है, मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छे से पता है और दर्शकों को भी पता है। जब आपके पास जवाब नहीं होता है, आप सारे वो मुद्दे ले आते हैं जो तर्कहीन होते हैं। मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जाना चाहती हूँ। अजय आलोक साहब, आपने तो दोनों पार्टियों को बड़े नजदीक से देखा है, कांग्रेस को भी बड़े नजदीक से आपने देखा है। जरा ये तो बताइए कि ये इस पार्टी को अब छोड़ देना चाहिए, जैसा अखिलेश जी बोल रहे हैं कि आप आज की चिंता कीजिए ना, कल की क्यों कर रहे हैं? अरे कल की छोड़ दीजिए। हम तो ऑपोजिशन पार्टी में जो अभी सबसे मेन पार्टी है उसकी चिंता कर रहे हैं। अगर उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, उसमें एक ही लेडी जो है एक इटालियन मोड पर अगर सारी की सारी चीजें चलाना चाहती है, तो क्यों ना सवाल खड़े किए जाए? व्हाई नॉट? ऐसा है रूबिका जी, अखिलेश जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि बीजेपी बड़ी तड़प रही है, फड़क रही है, लेकिन अभी पूरे डिबेट पे 25 मिनट में आपने देखा कि तड़प कौन रहा है, फड़क कौन रहा है। तो वो तो कहने की बात हो गई। अब ये चिट्ठी मैं बताता हूँ, 2004 में कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए इस बात को। कोई सीजन्ड, और स्मिता जी भी मानेंगी इस बात को, कि कोई सीजन्ड कांग्रेसी कभी इस तरह की चिट्ठियां नहीं लिखेगा। उसके लिए लेकिन कांग्रेस जो 9 साल के बाद 2004 में सत्ता में लौटी थी और इतनी बेचैनी थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी और इतनी जल्दबाजी थी, और सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता पहली बार आई ऑब्जेक्ट एंड आई टेल यू व्हाई आई ऑब्जेक्ट। अखिलेश जी, मैं आपको बोलती, मैंने सुना आप ये कह रहे थे कि उन्होंने त्याग किया, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठना सबसे बेहतर समझा। एक सेकंड, आई ऑब्जेक्ट। सर सुनिए, अखिलेश प्रताप सिंह साहब, मेरी बात सुनिए। अरे मैं उस हिंदुस्तानियों की बात मेरे सवाल का जवाब दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह साहब। अरे ये कौन सा त्याग है कि आप कुर्सी पर तो ना बैठे, लेकिन सारे फैसले आप ले, कुर्सी पर बैठा शख्स हर चीज आपसे पूछे, असल में फील आप करें, उस पावर को फील आप करें, खत आप लिखें और फिर आप कहें कि हम तो त्याग की मूर्त है। मोदी पे चोट हो रहा है तो कितने लोग तिल मिलाए हुए हैं। अरे हम लेटर की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी जो लोकतंत्र पर चोट कर रही थी, अखिलेश जी मैं उसकी बात कर रही हूँ। और नोटबंदी पर आपको सवाल करना है तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे आप सवाल कीजिए, उनके पैरों की धूल के बराबर। आप त्याग की बात मत कीजिए। कसमें खाए थे अडवाणी जी को कौन सी हिपोक्रेसी है सर कि त्याग की बात तो करे, लेकिन पावर सारा अपने दोनों हाथ में रखे, किनारे लगा करके बैठे हुए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आज की तारीख पर प्रधानमंत्री को ये कहे कि बताइए किससे पूछकर फैसला लिया। ये पूछने की आदत किसने लगाई? हाँ, क्यों नहीं, कैबिनेट, प्रधानमंत्री का फैसला कैबिनेट का फैसला होता है।
और रिजर्व बैंक का डिसीजन था, वो प्रधानमंत्री स्वयं नहीं ले सकते। रिजर्व बैंक को पता था कि नहीं पता था, या किसी जानकार से पूछा होता जरूर कहता। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि ये कैबिनेट में बैठ के नोटबंदी के फैसले होते हैं। आप इतने सीनियर लीडर हैं, इतने एक्सपीरियंस लीडर हैं, बताइए नोटबंदी के फैसले हम लोग आपस में चाट पकौड़े खा के चर्चा करके हो सकते हैं क्या? देखिए ऐसा नहीं है। अखिलेश जी एक सेकंड आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन का फैसला बिल्कुल कैबिनेट की मीटिंग में हुआ होगा और बिल्कुल उसके लिए अर्थशास्त्रियों से पहले उनके व्यूज लिए होंगे, क्योंकि ये एक मतलब ऑर्गेनाइज तरह से इसको किया गया है। ऐसा नहीं है कि हैपहज़ार्ड तरीके से कर लिया गया है, क्योंकि आप देखिए चीज़ों का क्रम देखिए। सबसे पहले आपने जनधन खाते खुलवाए, उस जनधन खाते खुलवाने के बाद में आप सेकंड आए मेक इन इंडिया और वो स्कीम्स लेके, फिर आपने डिमोनेटाइजेशन किया। तो वो कमिटमेंट है ब्लैक मनी को आउट ले जाने का, और जो पैरेलल इकोनॉमी, जो अनटैक्स्ड इकोनॉमी है, उसको खत्म करने का एक कमिटमेंट था जो सरकार का, उसके प्रोसेस में चल रही थी। दूसरी बात आप सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आज कौन सा हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की कि भाई देश में इनइक्वालिटी ज्यादा है, पर इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो जीडीपी के मुकाबले बहुत कम है। क्यों नहीं हमारे टैक्स का बेस बढ़ा जाए? आज डिमोनेटाइजेशन के बाद एक सेकंड प्रोफेसर वल्लभ, कांग्रेस का ये आरोप है कि इस फैसले पर किसी तरह का होमवर्क क्यों नहीं किया गया। आज भी हमारे पास ये आंकड़े हैं जिसमें बताया जा रहा है कि नकदी जो है वो गांव में पहुंची नहीं है, लोग बहुत सारे परेशान है। गौरव भाटिया, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये डीमोनेटाइजेशन का फैसला जो लिया गया है, आप पहले ये बोल रहे थे कि काला धन आ जाएगा, फिर आपने कहा कि नहीं हम तो डिजिटाइजेशन चाहते थे, फिर आपने कहा नहीं हम इकोनॉमी को जो है राइट ट्रैक पर लाना चाह रहे थे। सर चाहते क्या थे आप डीमोनेटाइजेशन से? नहीं रूबिका जी, देखिए मैं पहले आपने सवाल किया उसका उत्तर दूंगा और कुछ मैं सोनिया गांधी जी के पत्र पे भी कहूंगा। आपको मैंने सारे आंकड़े दिए, हम क्या कर पाए, मैं चाहते नहीं क्या कर पाए ये बता दूं। फॉर्मल इकोनॉमी का क्रिएशन हुआ, जो काला धन था वो बैंक अकाउंट्स में आया। हर काले धन पे आज एक नाम और एक खाता नंबर है, वो आदमी आइडेंटिफाई हो गए हैं। आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है जो डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट हुई है, जो नए टैक्स पेयर्स आए हैं, क्या ये एक अरे चुप हो जाइए अखिलेश जी, चुप हो जाइए। मैं समझ सकता हूं, आपसे भी सवाल मैं पूछूंगा। सोनिया गांधी के पत्र पे तो आप चुप्पी साध लेते हैं, आप कहते हैं एक्शन होना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा प्रश्न इतना ही है कि संविधान की शपथ लेके सोनिया गांधी जी एमपी बनती है, एनएसी की वो चेयरपर्सन थी। कहां संविधान में लिखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना कार्य ना करने दे? कहां लिखा है कि आरोपी की मदद करे? कहां लिखा है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? कहां संविधान में लिखा है कि एक एमपी इतना सशक्त हो जाए कि वो प्रधानमंत्री को हुक्म देने लगे कि क्या करो? मनमोहन सिंह जी को आपने एक प्यादा बना के इस्तेमाल किया, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी खत्म कर दी। वो मनमोहन रहे, मनमोहन, उनकी आग के नीचे सारा भ्रष्टाचार चलता रहा। सोनिया गांधी जी के कहने पे शर्म नहीं आती आप लोगों को? और जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप निरुत्तर होकर कहते हैं कि इस सरकार को कार्रवाई करनी है। सही कहा, ये सरकार कार्रवाई करने की सरकार है, चुप्पी साधने की सरकार नहीं है। आप जैसे राहुल गांधी जो कहते हैं कि यहाँ पे परिवारवाद में आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं सर, यहाँ पे आदमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ेगा। ये जो परिवारवाद है इसको खत्म कर दिया है हमने, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस का था इसको खत्म कर दिया है, और यही तमाशा है कांग्रेस के चेहरे पे। देखिए कैबिनेट मंत्रियों को ये भी अधिकार नहीं है। आप लोग ये बहस, सवाल ये था कि भाई ये इस मूव का उद्देश्य क्या था, वो मैं बताता हूं। इस मूव का उद्देश्य एकमात्र था
कि स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाए इकोनॉमी को, ताकि कोई भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चले तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। आप सोचिए, क्या इस स्कीम के बिना हम जनधन, आधार, मोबाइल की जो ट्रिनिटी की बात करते हैं वो कर सकते हैं? क्या इस स्कीम के बिना हम ई गवर्नेंस के पूरे फ्रूट्स ले सकते हैं? क्या इस स्कीम के बिना हम जीएसटी और बड़े कदम ला सकते हैं? तो ये देखिए, आप इसको समझिए कि जो चीजें, जो धन जो कि अन कैपिटल प्रोडक्शन में नहीं था, कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं था, वो धन कैपिटल फॉर्मेशन में आए और इकोनॉमी पूरी स्ट्रक्चर्ड हो। और भारत जैसे देश में आप ये सोच रहे हैं कोई भी कि डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद बैंक अकाउंट में चला गया उसमें काला धन मिल जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए समय लगेगा। एक बात बताइए, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ये दो अहम मुद्दे थे जिस पर वर्ल्ड बैंक, सर सुनिए, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी राय रखी है। वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है इस फैसले की। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, अगर ये फैसला सोनिया जी के कहने पर होता तो आप इसकी तारीफ करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? पहले ये फैसला सोनिया जी या मनमोहन सिंह के समय होता ही नहीं, और वर्ल्ड बैंक ने कहीं इसकी तारीफ नहीं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, वो तो आई है। हमारी इकोनॉमी अगर मजबूत नहीं होती तो आज हम 10 कदम इकोनॉमी मजबूत कैसे होगी? 2 ही कदम आगे हैं। कैसे मजबूत होगी? कुछ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फैसले लेने से ही होगी ना। और आज की तारीख में कुछ इकोनॉमिक फैसले कौन से होंगे? मैं अखिलेश जी से पूछना चाहती हूँ। जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे जरा बोलने तो देने रहो। बताइए। देखिए, इकोनॉमी जीडीपी 2% गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि जब हमारा होम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हमारा पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, लोगों के पास पैसे रहेंगे ही नहीं। हम 4 महीने आपको एक आंकड़ा देते हैं। देखिए, अरे मनमोहन सिंह ने, आप समझिए कि जब आप जीडीपी की भविष्यवाणी की थी कि 2% गिरेगी, जब आप जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी नोटबंदी के बाद 2% गिरा कि नहीं गिरा? एक बार रुकिए भाई, रही है। अरे रुकिए भाई, ग्लोबल इश्यूज है, आपको उसकी जानकारी ना हो तो ना बोले, क्योंकि जीडीपी के कई फैक्टर्स हैं। आप डिमोनेटाइजेशन और जीडीपी का फैक्टर नहीं बना सकते। अरे आप जैसे ज्ञानी लोगों को आप पे लोग हंस रहे होंगे। 1 क्वार्टर का आंकड़ा मत बताइए। नहीं, फर्स्ट क्वार्टर का आंकड़ा मत बताइए। नहीं, ऐसे मत। यही काम तो आप लोग करते हैं, आधी सच्चाई बताते हैं, आधी सच्चाई जेब में रखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। डरते हैं लोग कि मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा है। 1 क्वार्टर की बता रहे हैं, लोग डर रहे हैं। यहाँ पैनल पे बैठे लोग कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। पूरा टाइम आप बोल रहे हैं, 29 मिनट से मुझे लगता है वो ये नहीं बताएंगे जो 39 मिनट हो गए हैं। उसमें से मुझे यकीन है सर कि 20 मिनट आपने बोला होगा, और उसमें काम की बात एक आपने नहीं बोली है। मैं लेटर के बारे में पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। रूबिका, आपने मुझको समय दिया, 3 लोग कूद पड़े। देखिए, आज हमारा क्या है? जीडीपी डाउन है, जितना हमारा कोर सेक्टर डाउन है, देखिए एक्सपोर्ट बुरी तरह डाउन है, जितना, अरे चुप रहो यार, कहां से बढ़ रही है? सपने में बढ़ रही है, सोते रहो। अभी जब एक सेकंड, सपने में बढ़ रही है। अरे सर, 2014 में यही वर्ल्ड बैंक जब तारीफ करता है 130 से 100 पर आ जाता है तो आपको चुभता है। संजय झा बड़ा सा आर्टिकल लिखते हैं, 4-5 पन्ने का आर्टिकल लिखते हैं सर, और उसमें कहते हैं कि ये लोग समझते नहीं है वर्ल्ड बैंक क्या है। इनका तो काम ही सिर्फ और सिर्फ हमको हमेशा अपोज करना है। ये संजय झा की बोल है सर, मैं भेज दूंगी आपको आर्टिकल अगर आपको चाहिए तो। आज आप वर्ल्ड बैंक की बात नहीं मानना चाहते हैं, आप कहते हैं हमें बाहर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुनिए रूबिका प्लीज एक सेकंड। रूबिका, देखिए, माली हालत अच्छी है कि नहीं इसका अंदाजा जमीन पे कैसा लगाते हैं? मैनेज कर लिया मोदी जी। ऐसे लगाते हैं कि इनकम बढ़े, वो देखिए वो क्या बोले, रोजगार मिले, बेरोजगारी घटे। वर्ल्ड बैंक को मैनेज कर लिया था 2013-9 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, फोटोशॉप करने वाले क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी मैनेज कर दिया। बताओ ना, जो मानक है, जो इकोनॉमी को मेजर करने का मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड बैंक को मैनेज किया था क्या 2009-2013 में? ये बता दीजिए। रोग बेरोजगारी बढ़ी, लोगों का जॉब कम हो गया। 2009-2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड बैंक को मैनेज किया था क्या? और कोई नहीं है, मानक जनता है। ये जनता डिसाइड करने वाली है सर, लेकिन डिसाइड सोनिया गांधी ने जो किया था 2004 में,
कि वो कैसे कैसे कहां कहां किस तरीके से आदेश देती रहेंगी और उसका पालन होता रहेगा, वो अब नहीं होने वाला है। और क्यों होता रहा है, क्यों लोकतंत्र का गला घुटता रहा है, अखिलेश जी आपको और आपके सारे साथियों को इसका जवाब तो देना होगा। आज भी हमने लिया और आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।